हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, डीयूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएस, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप इस साल या अगले साल देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट या एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, या दोनों ही गलत थे। तो सभी लोगों ने लगभग लगभग सही जवाब दिया था कि एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, एक इमेज ड्रॉ कर लीजिए। बड़ा वाला जो इमेज जो बनेगा इसके अंदर, ये एग्रीमेंट का है, और इसमें एक छोटा जो सर्कल है वो कॉन्ट्रैक्ट का है। तो अगर इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि कोई भी एग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होगा। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आज का मेरा आप लोगों को क्विज का क्वेश्चन है कि क्वाड कंट्रीज के जो 4 मेंबर हैं, इसमें से क्वाड जो है वो किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसने क्वाड का स्थापना करने के बारे में सबसे पहले सोचा था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आज के देखिए जो एडिटोरियल है कुछ डिस्कस करें, उसमें देखिए एक सबसे खतरनाक चीज जो है अभी सामने देखने को मिली है, वो ये मिली है कि रशिया ने जो है, जहां पे रशिया के सपोर्टर्स थे यूक्रेन के अंदर लुहानस्क और डोनेट्स्क वाले रीजन में, यहाँ पे इन्होंने अपनी सेना को भेज के इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। इसके बाद पूरे विश्व में उथल पुथल मच चुकी है। सभी लोग इसमें अपने अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं। और जहां तक बात करी जाए वेस्टर्न कंट्रीज की, तो उन्होंने रशिया को बायकॉट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। कि क्या है पूरा मसला मैंने आपको वैसे तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आते हैं अभी प्रेजेंट मसले के ऊपर। देखिए, ये जो है ना, रशिया पहले यूएसएसआर होता था। यूएसएसआर के साथ इनके 15 कंट्रीज जो आज की डेट में डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, और मोस्ट ऑफ देम जो है वो नेटो का पार्ट हो चुके हैं। नेटो एक संस्थान है जो यूएसएसआर के अगेंस्ट में ही बनाई गई थी, बस यूएसएसआर तो 90s में डिसइंटीग्रेट हो गया था। तब नेटो की रिलेवेंस जो है वो यूएसएसआर के पर्सपेक्टिव से खत्म हो चुकी थी। पर नेटो ने तब एक मोटो निकाला कि अगर हम कंट्रीज में से कोई किसी एक का भी दुश्मन होगा तो वो हम सबका दुश्मन होगा। अब क्या है, देखिए रशिया का मैप पे वापस चलते हैं। ये है आपका रशिया, और थोड़ा और अच्छा मैप पे आ जाते हैं। ये आपका देखिए इधर रशिया है, ये यूक्रेन है, और इधर आपके काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जिसमें से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी नेटो के पार्ट हैं। और यूक्रेन जो है ना, वो रशिया के लिए एज ए बफर स्टेट का काम करता है बाकी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज से और रशिया के बीच में। दूसरा, रशिया जो है ना, देखिए नॉर्थ, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इनका बर्फ में जमा रहता है। तो रशिया का जो एक पोर्ट है ना, वो यहीं पे कहीं है जो जहाँ पे बर्फ नहीं जमी होती है, और जिसलिए रशिया के लिए ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ समय पहले इन्होंने क्रीमिया को भी अनेक्स किया था। आपको याद होगा, क्रीमिया अनेक्स करी गई थी रशिया के द्वारा 2014 में, एंड आफ्टर डेट इनके ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे। और अभी यूएस ने फिर से जो अभी इन्होंने प्रेजेंट घटना करी है, इसमें इन्होंने किया क्या है, इसके बारे में देखिए मैंने आपको बताया था जब मिस एग्रीमेंट के बारे में हमने देखा था कि रशिया के द्वारा ही मतलब आप कह सकते हो फंडेड यहाँ पे सपोर्टर्स थे रशिया के लुहानस्क एंड डोनेट्स्क में। तो यहाँ पे रशिया ने उन लोगों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपनी सेना को यहाँ पे भेज दिया है। अब इसमें कोई बहुत वैसी बात नहीं है कि कल को रशिया और अपनी सेना को आगे भेज दे। ऑल दो यूएस ने इसमें ये क्लियर किया है कि नेटो इस लड़ाई में बीच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है फिलहाल नेटो का पार्ट नहीं है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने तरीके से रशिया पर प्रेशर डाल रही हैं, जैसे कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को कैंसिल कर दिया गया है, प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दी गई है, कठोर कठोर शब्दों में अलग अलग कंट्रीज के द्वारा निंदा करी जा रही है, और कुछ रशिया के सपोर्टर्स भी हैं जो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो, अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो जाए ना, तो कौन जीतेगा? तो सिंपल सी बात है, रशिया जीतेगा। आप इसको ऐसे कुछ मिलिट्री कंपैरिजन के अनुसार देख लो। एक्टिव पर्सनल ना 9 लाख के आसपास हैं रशिया के पास, इनके पास 209,000 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजर्व पर्सनल जो है करीबन 20 लाख के पास हैं, वहीं इनके पास 9 लाख के आसपास हैं। आर्टिलरी रशिया के पास 7,571 की है, यूक्रेन के पास वही 2040 की है। आर्मर्ड व्हीकल्स रशिया के पास 30122 हैं, वहीं यूक्रेन के पास 12303 है। तो ये एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है कि भैया अगर कल को वॉर होती तो सामने है कि कौन जीतने वाला है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने देखिए, हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, जो बहुत सारे लोग एमबीबीएस करने जाते हैं, उन लोगों से कहा है कि आप वापस आ जाइए अपनी सुरक्षा के लिए, वहाँ पे सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें इंडिया की ने एडवाइजरी निकाल दी है। तो ये पूरा मसला था। अभी फिलहाल आपने देखा यहाँ पे क्या चल रहा है। और जहाँ तक बात करें जाए पुतिन साहब की, तो देखिए विश्व में जितने भी टेढ़ी खोपड़ी के लोग होते हैं ना, वो काफ़ी कुछ इतिहास बदल देते हैं, और ये भी उनमें से एक हैं। और इन्होंने जब क्रीमिया को अनेक्स किया था तब भी ये डरे नहीं थे, और आज इन्होंने यूक्रेन में ये किया है बिना सोचे समझे। अचानक से ये हो गया है। सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि रशिया अपनी फोर्सेस पीछे कर रही है।
आपको याद होगा हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि आप फ्लाइट रन करा दीजिए, चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल है, लेकिन अचानक से यहाँ पे ये देखने को मिला। तो इस तरीके की चीज़ें थी। लेट्स सी इस पे आगे क्या होता है। और देखो अब इंडिया कहीं ना कहीं फंसेगा इन चीज़ों में। क्यों फंसेगा? क्योंकि रशिया पे वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन लगा रही हैं। अब क्या होगा कि रशिया से हमारी अच्छी मित्रता है, पर हम डायरेक्टली मित्रता इस मामले में तो शो नहीं कर सकते, लेकिन इस मामले में हम दुश्मनी भी नहीं शो करना चाहेंगे। तो उसके लिए फिर आपको चुप रहना होगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज आपको कब तक चुप रहने देगी? और फिर जब रशिया पे सैंक्शन लगेगा तो वो आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी सैंक्शन लगाइए। अब आप कहोगे कि सर अगर भारत ने रशिया को ओपनली सपोर्ट कर लिया तो क्या दिक्कत है? देखो दिक्कत ये है ना कि जो आप करते हो वो आपके पास साथ भी हो सकता है। जैसे कि चाइना भी हमारे साथ कुछ इसी तरीके की चीज़ें कर रहा है बॉर्डर पे, जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। तो वहाँ पे हम इंटरनेशनल प्रेशर चाहते हैं। तो इंडिया का देखते हैं इस पर क्या इंस्टेंस रहता है। हमारी गवर्नमेंट जो भी सोचेगी समझेगी अच्छे तरीके से ही इम्प्लीमेंट करेगी। बाकी देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो है अनटैंगलिंग केरलाज लोकायुक्त कंट्रोवर्सी। ये हमने काफ़ी समय पहले भी डिस्कस किया था, एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जान लो लोकपाल लोकायुक्त क्या होता है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 में आया था बाय लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो जवाब है नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूट से बनी है। वो स्टैट्यूट कौन सा है? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये क्या है? ये एक ऑम्बड्समैन है जो करप्शन के अगेंस्ट में काम करती हैं। और कौन अपॉइंट करता है लोकायुक्त को? तो लोकायुक्त इस मोस्टली देखो लोकपाल जो है जहाँ जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वहाँ लोकपाल होती है, जहाँ जहाँ पे स्टेट होती है वहाँ पे लोकायुक्त होता है। तो हम यहाँ पे लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, बात वही है लेकिन बस नाम अलग अलग है। लोकायुक्त इज यूजली अपॉइंटेड बाय फॉर्मर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस। सॉरी, जो लोकायुक्त होता है वो कौन बनाया जाता है? तो वो एक हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और उनका एक फिक्स टेन्योर होता है। सिलेक्शन क्या होता है? चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आपके यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरमैन उसके, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जहाँ जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे वो भी आ जाएगी, जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नर इसमें अपॉइंटमेंट करता है। एक बार अपॉइंटमेंट के बाद लोकायुक्त कैन नॉट बी डिसमिस नॉट ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। केरला में अभी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? देखो केरला में हुआ ये था कि इन्होंने ना एक ऑर्डिनेंस लाना था केरला सरकार को, जिसमें ये चाह रहे थे कि लोकायुक्त अगर किसी को आरोप लगा दे किसी मिनिस्टर के ऊपर या किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, तो कम से कम उसको 3 महीने का समय मिले। इसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करे कि उसको हटाना है कि नहीं हटाना है, और एक अपील का ही प्रावधान लाया जाए, जो कि अभी नहीं है। ऐसा ये क्यों कर रहे थे कि इनकी एक मिनिस्ट्री, इनके हायर एजुकेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो थे वो था केटी जलील। इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने नेपोटिज्म किया है, और इसकी वजह से लोकायुक्त ने इनसे रिजाइन देने को कहा और फिर इनको अपनी पोस्ट से छोड़ना पड़ गया। और इसी के बाद केरल ने कहा कि ये काफ़ी अनजस्टिफाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने ये कहा कि देखिए इनको जो है गवर्नर की कंसल्टेशन से, चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन से मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 163 और 164 के थ्रू, और ये उसका वायलेशन है। दूसरी चीज़ कि हम जो हैं जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, हमें अपने आप को प्रूफ करने का भी समय नहीं मिल रहा है। जैसे कि लोकपाल ने डिसाइड किया, आप बाहर हो गए, कहीं अपील नहीं कर सकते हो, कुछ टाइम नहीं दिया, आपकी बात नहीं सुनी गई। तो केरल सरकार जो है उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही थी। इसके चलते हुए वो एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिसमें वो डालेंगे कि कुछ 3 महीने का समय दिया जाए, अपील का प्रावधान दिया जाए। आप कहोगे कि सर ये लोकायुक्त में आप ये इमेज क्यों लिया? क्योंकि देखो केटी जलील साहब के ऊपर ना नेपोटिज्म का आरोप लगा था। नेपोटिज्म क्या होता है पता है आपको? आप लोग कहते हो बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेपोटिज्म आपको हर जगह दिखता है। एक बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंट में आप ले लो कि आईपीएल की टीम बिक रही थी, मुंबई इंडियंस ने बिना कुछ बोले सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं उनको, अर्जुन तेंदुलकर, उनको खरीद लिया। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल। इस तरीके से आप हर जगहों पर देखो, तो चाहे डॉक्टर फील्ड में चले जाओ, चाहे लिटिगेशन में चले जाओ, हम लोग जो लॉयर वाली जो हमारी फील्ड है, मैं आपको ये बोलूँगा कि लॉ से ज़्यादा तो कहीं पर नेपोटिज्म ही नहीं है। लिटिगेशन करने के बाद मार्केट में तो उतरो तब पता पड़ेगा। तो कहने का मतलब नेपोटिज्म तो हर जगह होता है। नेपोटिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इस बंदे को यहाँ पहुँचने के लिए ना ये पढ़ाव चुनने पड़ेंगे, ये पढ़ाव क्रॉस करने पड़ेंगे, पर यहाँ पे इनके लिए सीढ़ी लगा दी गई और ये बंदा डायरेक्ट ऊपर चढ़ गया। इसको एक और एग्जांपल से ले लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। एक अलग कॉन्सेप्ट है नेपोटिज्म, इस टॉपिक से अलग, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि नेपोटिज्म के बारे में ना बहुत गलत थॉट रहता है लोगों का, उनको पता नहीं होता है क्या होता है बेसिकली। आप इसको ऐसे ले लीजिए कि ये जो है ना, ये आपकी आलिया भट्ट है जिन्होंने करण जौहर साहब ने सीढ़ी लगा दी, ये ऊपर चढ़ गई, और ये अनुष्का शर्मा जी हैं जिन्होंने यहाँ से एक एक मेहनत कर करके वो यहाँ तक पहुँची। तो यही एक अंतर होता है।
जो एक नेपोटिज्म में और डायरेक्टली आदमी में वहाँ पे पहुँचने में होता है। ये बात अलग हो जाती है कि इसमें टैलेंट है कि नहीं, क्या पता इसमें भी उतना ही टैलेंट हो, लेकिन इसने ये स्ट्रगल तो नहीं किया ना जो सीढ़ी से सीधे ऊपर पहुँच गए। तो ये वाली बात होती है। तो ये हमने पूरा मसला देखा लोकायुक्त से रिलेटेड क्या मामला था। और लास्ट में एक आर्टिकल आया रेगुलेशन नॉट प्रोहिबिशन। ये एडिटोरियल जो है ये कर्नाटका में जो ऑनलाइन गेमिंग को कंप्लीट बैन कर दिया था वहाँ की सरकार ने, 3 साल की सजा, फाइन का प्रावधान दे दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया और इस कानून को खत्म कर दिया। देखो गेम्स जो है ना वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्किल गेम, ऑनलाइन गेम्स जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं उसको 2 कैटेगरी में डाला गया है। ये कर्नाटका की बात है आपके, ठीक है, ये कर्नाटका। मैप हमेशा देख लिया करो, इससे थोड़ा सा याद करने में ईजी हो जाता है। तो जो देखो जो गेम्स होते हैं ना हमारे, वो 2 तरीके से होते हैं। एक होता है गेम ऑफ स्किल और एक होता है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल वो होता है जिसमें आपने कुछ अपना दिमाग लगा के उस गेम को खेला है और कुछ जीत रहे हो, और गेम ऑफ चांस होता है जो पूरे लक पे चलता है। तो गेम ऑफ चांस के ऊपर ना पैसा वैसा लगाना हमारे देश में मोस्ट ऑफ द जगहों पे बैन है। जैसे कि आप देखते हो पोकर खेलना हर जगह पे नहीं है, कसिनो अलाउड नहीं है, बैटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन वही गेम ऑफ स्किल जैसे कि ड्रीम 11 को गेम ऑफ स्किल बता दिया गया कि दिमाग लगा के आप जो है टीम बनाओ, फैंटेसी टीम, और जीतो। इसी तरह और भी जो ऑनलाइन गेम्स है जहाँ पे आपका स्किल लग रहा हो, तो वो कोई गलत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे देखा जाता है। अब ये जो कर्नाटका वाला मसला था ना जिसमें ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया गया था, कानून ले आए थे, तो वो क्या राइट आपका वॉयलेट करता है? तो देखिए फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप जो करना चाहो, एक तो ये वॉयलेट हो रहा है। दूसरा, जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर रखा है, जिन्होंने गेम्स बना रखे हैं, दे हैव ऑल्सो राइट टू प्रोफेस ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। तो भैया आप उनको काम भी नहीं करने दे रहे हो, आप उनका भी राइट वॉयलेट कर रहे हो। फिर एक है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में अपना लाइफ जिस तरीके से जीना चाहूँ जीऊँ। आप मेरे पापा क्यों बन रहे हो भैया? सरकार मेरे पापा क्यों बन रही कि गेम मत खेलो, आपकी आंखें खराब हो जाएगी, आपका समय खराब हो जाएगा। मेरे पापा को मेरे पापा बनने दो ना, बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने इस तरीके की यहाँ पे अपनी रूलिंग्स दी और उसके बाद इस गेम के जो लॉज का है उसको खारिज कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपका जो क्लैट पॉइंट है, आपके प्यार के बाद हम लोग जो है 6 मंथ ओल्ड हो चुके हैं और इसी के लिए ये प्यार थोड़ा सा आप लोगों को रिटर्न करना हम चाह रहे हैं। 10% ऑफ आपको हमारे किसी भी कोर्स एंड मॉक्स में मिलेगा। मॉक्स तो आप सभी लोग ले ही सकते हैं क्योंकि मॉक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत कम दाम पे मॉक हो जाएगा, क्योंकि 10% ऑफ आपको हर चीज में मिल रहा है सिर्फ अगले 4 दिन तक, 28 तारीख तक का ये ऑफर है। आपको कोड यूज करना है CPT10 और आपको दिए हुए हमारे किसी भी कोर्स के अंदर आपको 10% का सीधे ऑफ मिलेगा। अगर आप क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, आप इसका क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, क्लैट यूजी के 2023 के बैच में इनरोल कर सकते हैं, क्लैट यूजी का मॉक आप हमसे ले सकते हैं, एलिट के मॉक आप हमसे परचेस कर सकते हैं। क्लैट पीजी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका 2022 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, 2023 का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। क्लैट पीजी के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। एलिट के नए पैटर्न पे हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। एलिट के नए पैटर्न पे आप हमसे मॉक ले सकते हैं। DULLB का एलिट बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, DULLB के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। आप NLS का 2022 या 23 का बैच जो है हमारा उसमें इनरोल कर सकते हैं। NLS के मॉक्स में भी आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। करना क्या, इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, वहाँ से स्टोर सेक्शन में जाना है, कोर्स को परचेस करना है एंड फिर क्लासेस देख के इंजॉय करना है। नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्लस एक चीज़ जो है कि इन कोर्सेज के साथ आपको एक स्पेशल मेंटोर हमारी तरफ से अपॉइंट होगा जो आपको 24/7 गाइड करेगा। तो आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कभी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट द क्लासेज एंड स्टडी मटेरियल, ये भी आपको यहाँ पे एक सुविधा मिलने वाली है। बढ़ते हैं आगे, कुछ न्यूज आर्टिकल्स देख लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आई है। पैनल ऑन आफ्सपा रिमूवल मिसेस 40 डेज डेडलाइन। आपको याद होगा नागालैंड में हमारी आर्मी से एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक कुछ इस प्रकार से हुई थी कि उनको बताया गया था कि यहाँ पे जो है वो मिलिटेंट्स हैं और इसकी वजह से उन्होंने शूटिंग कर दी थी और काफ़ी सारे सिविलियंस मर गए थे। उसके बाद इसके ऊपर जांच बैठाई गई और 45 डेज की डेडलाइन दी गई थी, पर अब वो क्रॉस हो चुकी है, तो वही यहाँ पे ये न्यूज़ आई है। आफ्सपा के बारे में डिटेल में अभी मैं इस वीडियो के एंड में एक वीडियो अटैच करूंगा, आप वो देख लीजिएगा, आपको आफ्सपा पूरा समझ में आ जाएगा। डिस्कलेशन ऑफ रशिया यूक्रेन टेंशन टॉप प्रायोरिटी सेज इंडिया। 254 बैग्स फ्रॉम कीव ऑन एयर इंडिया फ्लाइट। एयर इंडिया फ्लाइट से काफ़ी सारे लोग भारत में वापस लौटे हैं। मोस्ट कंट्रीज लुकिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, जयशंकर साहब ने कहा है। पूरा मामला जो है वो रशिया के इर्द गिर्द ही चल रहा है क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, तो सारी न्यूज़ मोस्टली वहीं पे कवर है। रशिया फेसेस सैंक्शन आफ्टर पुतिन्स मूव, व्हाट डज रिकॉग्निशन, वही है। चाइना ने डिप्लोमेटिकली चीज़ें मेंटेन कर रखी है, ना वो बहुत ज़्यादा रशिया के अगेंस्ट में बोल रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा रशिया के पक्ष में बोल रहा है। जर्मनी ने सस्पेंड कर दी है नॉन स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। चाइना रशिया आर्मिंग म्यांमार जनता, ये क्या है देखो, म्यांमार में जनता कूप है, मिलिट्री का शासन है
और उनको जो है ना सारे वेपन्स और जो भी मतलब मिलिट्री के इक्विपमेंट्स चाहिए वो चाइना एंड रशिया सप्लाई कर रही हैं। तो इसी का एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है, और जो कि गलत है, चाइना रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए बट वो कर रहे हैं। वेटरन मलयालम एक्टर KPAC ललिता जो हैं, इनकी देहांत हो गया है, शी पासेज अवे, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम, मलयालमी एक्टर हैं ये। इंडिया सेंड्स फर्स्ट बैच ऑफ एड टू अफगानिस्तान। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी सारा फूड का एड भेजा है, तो उसी को यहाँ पे न्यूज़ में है। ध्यान रखिएगा प्रोग्राम का नाम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करके ये नाम है। J&K डिलिमिटेशन पैनल गेट्स 2 मंथ एक्सटेंशन, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है J&K डिलिमिटेशन पैनल के बारे में। 2 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है। रंजना प्रकाश देसाई जी के अंडर में ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था। सुप्रीम कोर्ट डिफर्स हियरिंग इन पेगासस केस, डेट आगे लग गई है, फिर देखेंगे इसमें क्या होता है। पेगासस क्या है? इट्स एन स्पाईवेयर जो कि NSO इसराइल के द्वारा बनाया गया था। इंडिया पे क्या आरोप है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसका यूज़ करके काफ़ी सारे जर्नलिस्ट एंड राहुल गांधी जैसे नेताओं के ऊपर भी इसका जासूसी कराई है। अब लेट्स सी इस पे क्या होता है। अब इसके बाद आपको आसपा पे वीडियो मिलेगी जो जरूर देखिएगा, एंड वीडियो को जरूर उसके बाद लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। जय हिंद जय। नॉर्थ ईस्ट में रिसेंटली हमने देखा कि आर्म फोर्सेस के द्वारा काफ़ी सारे सिविलियंस को भी मृत्यु कर दी गई, जिसके बाद काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म होने लगा आफ्सपा का। व्हाट इज आफ्सपा? आफ्सपा जो है ना, ये आर्मी को, सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस को ये पावर देता है कि ऐसे एरिया जहां पे आफ्सपा लगा हुआ है, आफ्सपा लगा कहाँ होता है? डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगा होता है। आफ्सपा की फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है ये आपकी गवर्नमेंट घोषित करती है, और उसके बाद वहां पे अगर आफ्सपा लगा होता है तो वहां की आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस और जो आपकी पुलिस है उनको ये पावर मिलती है कि जरूरत पड़ने पे वो किसी को शूट टू किल कर सकते हैं, हाउसेस को सर्च कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। अगर आर्म फोर्सेस को ये लगता है कि जो बंदा है जिसके साथ वो ये कर रहे हैं वो इंसर्जेंसी कर सकता है, वो मिलिटेंट है, या फिर वो देश की सोवरेनिटी के लिए कुछ खतरनाक कुछ ऐसा कर सकता है, तो वहां पे ये चीज जो है ये पावर आर्मी को, स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स को देती है। मैंने बताया आसपा जो है वो मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी के केसेस में इन्वोक किया जाता है। अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला हो, यहाँ पे ये पावर भी मिलती है। व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो हीनियस टाइप के क्राइम होते हैं, अगर जिन जगहों पे आफ्सपा लगा हुआ है, जो जगहें डिस्टर्ब एरियाज में हैं, वहां पे अगर कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस करना वाला होता है तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अ वारंट। इसके अलावा ये आर्म्ड फोर्स को लीगल इम्यूनिटी देता है कि अगर उन्होंने इस सब चीज के अंदर कुछ किया, ऐसे डिस्टर्ब एरियाज में आर्म्ड फोर्स ने अपनी पावर का यूज करके कुछ किया, और कल को वो पावर का यूज थोड़ी गलत जगह पे हो गया, बाय द वे इन्होंने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया, कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, तो इनको यहाँ पे इम्यूनिटी है, कोई भी आप पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट जो है उस चीज के लिए अलाउ ना करे। इसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का। देखिए ये बहुत ही एक आपको आश्चर्यचकित करने वाला बात लगेगा कि हमारे देश में आसपा का जो आप कह सकते हो कि क्रिएशन है ना, वो ब्रिटिश एरा में हुआ था, और ब्रिटिशर्स भारतीयों को दबाने के लिए इस लॉ का यूज करते थे। आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ आफ्सपा जो है ना वो यही है कि भैया अब तो देश आजाद हो गया है, अब आपको किसको दबाना है, अब आप क्यों कर रहे हो? ब्रिटिशर्स ये करते थे, समझ में आ रहा था, वो दबाने के लिए करते थे, वो हमारा शोषण कर रहे थे। अब हमारे देश जब आजाद है तब हमें इस तरीके के कानून की क्यों जरूरत? तो आफ्सपा जो है देखिए पहली बार इनेक्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जब महात्मा गांधी और हमारे ऑल लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस कानून को लाया था। तो डे आफ्टर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 8, 1942 को ये मूवमेंट जो है वो लीडरलेस बन गया था, क्योंकि ये आफ्सपा लगा के आपके जो ब्रिटिश उस समय सरकार थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे लीडर्स को जेल के अंदर डाल दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, काफी सारे और भी लीडर्स थे जिनको जेल में इस एक्ट को लगा के डाल दिया गया था। इसके अलावा देखिए जो वॉइस रॉय थे उस समय वो लिथिंगो थे, तो उन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 यहाँ पे लगाया था। इसके बाद इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश में जब आजाद हुआ तब हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसी को बेस लेके ये जो आफ्सपा है इसको लेके आया गया। और ये लाने का कारण क्या था? देखिए कारण ये था कि देखिए बंगाल, आसाम, ईस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सब हमारे देश में हमने इंक्लूड किए थे, कहीं पे पार्टीशन हुआ था, तो जिसके चलते काफी सारी इंसर्जेंसी इंटरनल देखी जा रही थी। तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट थी हमारे देश में उसको रोकने के लिए यहाँ पे इस तरीके की चीज को वहां से लिया गया।
इसके बाद देखिए भारत में अगर हम स्टेट्स देखें जो अभी आफ्सपा के अंदर हैं, तो देखिए इधर जम्मू कश्मीर है आपका, ठीक है, और ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। फिर इधर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर आप देख सकते हैं आसाम, मेघालय, नागालैंड, इसमें स्टार क्यों लगा हुआ है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में मैं आपको बताऊंगा, मिजोरम। तो आप ये मैप में देख सकते हैं ये सारी जगह जो है जहां पे आफ्सपा अभी लगा हुआ है। इंडियन पार्लियामेंट ने आफ्सपा जो है किस तरीके से लाए थे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए अगर इतिहास देखा जाए तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट आया था 1958 में। ये जरूरत ये पड़ी क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में इंसर्जेंसी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते हुए सरकार को 1958 के आसपास जरूरत महसूस हुई और आसाम एंड मणिपुर के लिए इस एक्ट को लाया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये सरकार को पावर कहाँ से आ रही है कि वो आफ्सपा जो है वो स्टेट्स में लगा रहा है या इस तरीके के एक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो पावर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 देता है, जो बेसिकली कहता ये है कि गवर्नमेंट का ये काम है कि जो भी स्टेट है उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स ना आए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। तो यहाँ पे आर्टिकल 355 के थ्रू ये पावर लेते हुए सरकार ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट 1958 लगा दिया। इसके बाद देखिए पंजाब एंड चंडीगढ़ में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट बढ़ रहा था। तो काफी सारे यहाँ पे खालिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं वो काफी समय समय पे डिस्टर्ब कर रहे थे पंजाब के रीजन को, जिसके चलते हुए 1983 में आफ्सपा जो है आपका पंजाब रीजन में भी लगा दिया गया। ऑल दो 2008 में इसको हटा दिया गया था क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट विद टाइम खत्म हो गया और जिसके चलते हुए पंजाब रीजन में जरूरत फील नहीं हुई इस चीज के लिए। इसके बाद देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 1990 के अंदर इसको लाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाद में, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहले सिर्फ यहाँ पे 2 को इंक्लूड किया गया था, आसाम, मणिपुर, फिर और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसमें डाल दिए गए थे। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें आफ्सपा के कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को ये पावर मिलती है कि वो किसी भी जगह को या पूरे स्टेट को या स्टेट के किसी पार्ट को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं और जो डिस्टर्ब एरिया घोषित हो जाएंगे वहां पे आप आफ्सपा लगा सकते हो, ठीक है। सेक्शन 3 जो आफ्सपा का है वो आपको ये बोलता है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन इश्यू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गेजेट ऑफ इंडिया, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू डिप्लॉय आर्म फोर्सेस फॉर असिस्टिंग द सिविलियन अथॉरिटीज। इसके बाद हमने देखा कि डिस्टर्ब एरियाज जो हैं वो किसी भी अगर एरिया को घोषित कर दिया गया बाय गवर्नर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए वो डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में आएगा। और ये किसमें लिखा हुआ है? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट ऑफ 1976 में इसके बारे में आपको मिलता है। फिर देखिए सेक्शन 4 ऑफ आफ्सपा जो है ये आर्मी ऑफिसर्स को स्पेशल पावर देता है कि वो किसी को शूट टू किल कर सकते हैं अगर उनको लगता है, वो किसी की प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं अगर उनको लगता है, तो वो किसी को रोक सकते हैं, कुछ भी जांच कर सकते हैं। और इसके लिए फिर इनको इम्यूनिटी भी मिली होती है, आप इनके ऊपर एक्शंस नहीं ले सकते हो जब तक सरकार से आप परमिशन ना लो। फिर फोर्सेस कैन अरेस्ट एनीबॉडी, अगर वहां पे डिस्टर्ब एरियाज के अंदर आफ्सपा लगा हुआ है, और किसी को कस्टडी में ले सकते हैं। लेकिन कस्टडी में लेते से ये नियम है कि आर्म फोर्स जैसे किसी को कस्टडी लेगी तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करना पड़ेगा आपको उस बंदे को। इसके अलावा ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि डिस्टर्ब एरियाज क्या है। सर आप डिस्टर्ब एरियाज कह रहे हैं, डिस्टर्ब एरियाज कह रहे हैं, तो सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा जो है ना वो डिस्टर्ब एरियाज से डील करता है। देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन डिस्टर्ब एरियाज जो है आफ्सपा एक्ट में कौन से सेक्शन से डील करता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 3 ये कह रहा है, सेक्शन 4 आफ्सपा का ये कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि इतना न्यूज में रहा है, इतना कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है, तो क्लैट में जितने बच्चे बैठने वाले हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए डिस्टर्ब एरियाज जो है वो गवर्नर ऑफ अ स्टेट घोषित करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करेगी, दोनों लोग मिलकर करेंगे। पहले जब ये नया नया एक्ट आया था तब सिर्फ गवर्नर के पास पावर थी, लेकिन फिर जब त्रिपुरा को लेके बवाल हुआ कि भैया स्टेट जो है वो मान नहीं रही थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें अमेंड किया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर आई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1958 में जब ये आया था तब आफ्सपा में सिर्फ गवर्नर को पावर थी, स्टेट के हाथ में पावर थी, लेकिन 1978 में त्रिपुरा के लिए यहाँ पे बवाल हुआ था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर अपने हाथ में इनडायरेक्टली ले ली थी। इसके अलावा अगर कोई स्टेट जो है वो कहता है कि भैया हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज नहीं है और गवर्नर जो है भाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि है, तो इनकी बात सुनी जाएगी, स्टेट की बात नहीं सुनी जाएगी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी जो एक क्रिटिसिज्म होता है आपका आफ्सपा का कि भैया डिस्टर्ब्ड एरियाज है क्या, ये आपने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया है।
बेसिकली डिस्टर्ब एरियाज को ऐसे ले लेते हैं कि जहां पे इंसर्जेंसी हो, सोवेनिटी डिस्टर्ब हो रही हो देश की, या इस तरह की कोई भी चीज हो करने की कोशिश हो, लेकिन एग्जैक्टली डिस्टर्ब एरियाज है क्या, ये कहीं नहीं डिफाइन है। तो जिसके चलते हुए एक लूप होल है जो समय समय पे अलग अलग सरकारें अपने तरीके से यूज करती है, जिसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके लिए कोई वर्डिक्ट दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है आफ्सपा को लेके, तो 2016 और 2017 दो इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो गाइडलाइंस दी उससे जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। सबसे पहला देखिए, जुलाई 8 2016 को एक लैंडमार्क रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने काफी सारी चीजों में जो आर्म फोर्स को इम्यूनिटी मिली हुई थी, जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन था, वो खत्म कर दिया। सबसे पहले नो एक्सेसिव फोर्स, भैया जितनी जरूरत हो उतना ही लगाओ, पता पड़े किसी आदमी को मारने की जरूरत नहीं थी वहां पे आपने उसको मार दिया, ये गलत है, ये चीज नहीं होगी। क्रिमिनल कोर्ट्स हैव द जुरिडिक्शन, अगर कोई भी बंदा जो उसको लगता है कि आर्म फोर्स ने उसके साथ गलत किया है, वहां पे आसपा लगा था, तो क्रिमिनल कोर्ट्स के पास उन केसेस को सुनने का जुरिडिक्शन होगा, जो कि पहले नहीं था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बंदा आपको लगा कि मिलिटेंट है, इंसर्जेंट है, इसलिए आपने ऐसा कर दिया, नहीं, एक आम आदमी और उनके पास सबके पास इक्वलिटी है, तो आप सबको इक्वली ट्रीट करिए। आफ्सपा इज नॉट इनविंसिबल, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके बच जाओगे, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, आप जो प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट के, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस के, इन सब चीजों को आपको सुप्रीम रखना है, मर्जी से नहीं चलेगा, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो पाएगा। पर यही बात है कि गाइडलाइंस आई, उसके बाद भी आपने अभी देखा कि मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ है, तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है कि किस तरीके से चीजों को यहाँ पर डील किया जाएगा। अब आफ्सपा का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो देखिए जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में एंड मणिपुर में आफ्सपा लगा हुआ है। यहाँ पे समय समय पे आफ्सपा काफी जगहों से हटाया हुआ है, जैसे मैंने आपको पंजाब का एग्जांपल दिया, त्रिपुरा मेघालय में से 2015 में त्रिपुरा से हटाया था, मेघालय में 2018 से आफ्सपा हटा लिया था, इसीलिए हमने जो मैप देखा था वहां पे इनके आगे स्टार लगा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में से भी पार्शियली विड्रॉल कर लिया गया है आफ्सपा को। तो ये बेसिकली हमने कुछ चीजें जानी। अब इसकी कुछ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस था, जिसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था जीवन रेड्डी कमेटी। तो हम थोड़ा सा ना उस केस के बारे में जरूर जानेंगे जब भी आफ्सपा की बात होती है, और थांगजम मनोरमा का नाम ना आए तो ये अपने आप में एक बहुत गलत बात हो जाएगी। थांगजम मनोरमा जो है ना, ये एक आपके विक्टिम है जिनको आसाम राइफल्स ने 2004 में अरेस्ट किया था, और कहा यह जाता है कि इनका इनकाउंटर कर दिया गया था क्योंकि भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसमें एक थ्योरी और आती है, वो ये आती है, जब रिपोर्ट आई और बहुत सारे लोगों के अलग अलग जगहों पे चीजें देखने को मिली, तो ये कहा जाता है कि इनका जो है आसाम राइफल्स ने गैंगरेप किया था और फिर इनको मार दिया गया। इवन मैं भी इनके बारे में पढ़ रहा था एक दिन, तो मैंने देखा कि पढ़ा ये कि जब इनकी बॉडी मिली थी तो उसमें जब 6 बुलेट्स इनके बॉडी से आर पार हुई थी, बट उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, तो मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि बाद में बुलेट डाली गई है। तो ये एक अपने आप में बहुत कंट्रोवर्सी रही थी, और इसी के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जीवन रेड्डी कमेटी, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि रिपील कर दो आफ्सपा को, खत्म कर दो। इसके अलावा और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो पहला तो यही है रिपील कर दो आफ्सपा को। दूसरा क्या है, अमेंड कर दो, ये डिस्टर्ब एरियाज जो आपने कर रखे हैं इसको डिफाइन कर दो कि हाँ यार ये चीज डिस्टर्ब एरियाज में आएगी और यही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। कमिटीज जो हैं वो स्टैब्लिश करिए, और फिर उनका ये काम करिए कि भैया वो देखें, नेशनल लेवल पे देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें कि जहां जहां पे आफ्सपा लगा हुआ है ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर्म फोर्स जिम्मेदारी ले रही है नहीं ले रही है, डिले ना हो। अब जैसे ये मोन डिस्ट्रिक्ट वाला मामला है, अब इसको फाइनल कर देना चाहिए अब तक 10-15 दिन के अंदर कि आखिर में क्या था मामला, लेकिन अभी चल रहा है, जांच चल रही है, देखते हैं कब होता है। तो दीज आर सम सॉल्यूशन जो इसके लिए किए जा सकते हैं, और ये था हमारा आफ्सपा जिसके बारे में हमने सुना। अगर आपने हैदर मूवी देखी होगी ना, तो हैदर मूवी के अंदर शाहिद कपूर आफ्सपा करते हैं, तो ये देखिए वही वाली बात है कि देखिए जरूरत भी है, आफ्सपा की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बहुत रीजनेबल मैन की तरह अगर हम बात करें, लेकिन जो कुछ इसमें ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है ना, उसे खत्म करने की बहुत जरूरत है, तो वो अगर नहीं होगा तो दिक्कत है। तो जीवन रेड्डी कमेटी ने यहाँ पे यही सजेस्ट किया था कि आप आफ्सपा को हटा के सीआरपीसी के अंदर, आईपीसी के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डालो जो आर्म्स फोर्स को प्रोटेक्शन दें, और वो इस तरीके के सिचुएशंस में चीजों को टैकल कर